नमस्कार। बजट 2026 महिला सशक्तिकरण युवा भविष्य। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बताएंगे कैसे महिला और युवा विकास है सरकार की प्राथमिकता और आगामी बजट में क्या है उम्मीदें। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने देश के भविष्य की बुनियाद महिला और युवा दोनों को एक साथ मजबूत करने का रोड मैप पेश किया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को उस बजट में 26,889 करोड़ रुपए का आवंटन मिला। साथ ही देश की युवा शक्ति को रोजगार, कौशल और नेतृत्व से जोड़ने पर भी खास जोर दिया गया। वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए का आवंटन मिला, जो 2014-15 की तुलना में 130% ज्यादा रहा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के केंद्र में महिला सशक्तिकरण नजर आता है, तो युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और उनके लिए रोजगार और अवसरों का विस्तार करना सरकार का फोकस रहा है। इसीलिए बदलते हुए समय को देखते हुए बड़ी हैं उम्मीदें। बजट 2026 से देश की दो सबसे बड़ी ताकतों महिला और युवा को बड़ी उम्मीदें हैं। कैसे? महिला और युवा दोनों को विकास के केंद्र में रखकर रोजगार, सुरक्षा, कौशल और वित्तीय सशक्तिकरण को नई दिशा देगा नया बजट। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं महिलाओं में भारत के सामाजिक आर्थिक स्थिति को महिलाओं ने किस तरह से नया आकार दिया है और किस तरह से उनमें ज़बरदस्त क्षमता है। यही वजह है कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के केंद्र में महिला सशक्तिकरण साफ तौर पर दिखाई देता है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त नारी के जरिए समृद्ध भारत की राह गढ़ने की सोच है और इस सोच को सरकार ने अपनी कार्यशैली में पूरी तरह से उतारा भी है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा नारी शक्ति के लिए किए गए प्रयासों से संकेत मिलता है कि महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी रहेगी, जिसमें वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों पर जोर दिया जाएगा। बजट 2025-26 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 26,889 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट आवंटन किया गया। सरकार का फोकस साफ था कि महिला सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण उसकी प्राथमिकता है। बजट 2026-27 में महिला सशक्तिकरण से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में पिछले वर्षों में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आ सकता है। खास तौर पर महिलाओं के कौशल विकास के लिए पहलों का विस्तार, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देती हुई पहल, महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों के लिए समर्थन, महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं में मजबूती, महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा, शहरी और ग्रामीण महिलाओं के अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा। वहीं बजट 2025-26 में SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम का ऐलान किया गया था, जिसके तहत पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने की पहल की गई। पिछली बार बजट में जेंडर आधारित आवंटन को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। भारत की विकास यात्रा महिलाओं के सशक्तिकरण से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे में आने वाले बजट में उम्मीद की जा रही है महिलाओं को विभिन्न चरणों में सहायता देने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों में और बढ़ोतरी होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और केवल महिलाएं ही नहीं, युवाओं को सक्षम बनाना भी शुरुआत से ही मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। युवाओं को लेकर सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ युवाओं को मिल भी रहा है। मोदी सरकार का मानना है कि सशक्त युवा ही देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत के युवा राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और इस दिशा में आगामी केंद्रीय बजट एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने का अनुमान है। बात करें पिछले बजट की तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन दिया गया था, जो 2014-15 के मुकाबले 130% अधिक है। इससे साफ झलकता है कि केंद्र सरकार का उद्देश्य युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और उनके लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। यही वजह है कि 2025-26 के बजट में खेलो इंडिया और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 2,191 करोड़ रुपए और खेलो इंडिया योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए।
वहीं अग्निपथ योजना के तहत 17 से 21 वर्ष के युवाओं को तीनों सेनाओं में अग्निवीर के रूप में 4 साल के लिए सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अब तक 1.5 लाख से अधिक अग्निवीरों की भर्ती हो चुकी है। साथ ही स्किल इंडिया मिशन के तहत 6 करोड़ से अधिक युवाओं को उद्योग आधारित ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता मिल चुकी है। इन स्टार्टअप्स ने 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। उम्मीद है कि बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का युवाओं के स्किल, स्टार्टअप, स्वास्थ्य और खेल के हर क्षेत्र में खास फोकस रहेगा, ताकि उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का सदुपयोग किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और महिलाओं और युवाओं की इस बार क्या है उम्मीदें और क्या कुछ है सरकार का फोकस, किस तरह से बन सकता है नया रोड मैप, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। रमेश वर्मा जी हैं, निदेशक हैं एनएसएस प्रशासन, युवा मामले और खेल मंत्रालय, और प्रोफेसर सुषमा यादव हैं, पूर्व कुलपति हैं बीपीएस महिला विश्वविद्यालय हरियाणा की। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम पिछले साल का बजट देखते हैं तो 2014-15 से 130% का ज़्यादा ये बजट था। युवाओं पर फोकस किया गया कि किस तरह से जो देश की ग्रोथ स्टोरी है उसका ड्राइवर उन्हें बनाएं। इस बार किस तरह से आकलन किया जा रहा है युवाओं की ज़रूरतों का और किन किन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है? जैसा आपने खुद ने स्पष्ट किया है कि युवा शक्ति ही हमारी देश की बागडोर को आगे ले जाने की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए हैं। और अभी हाल ही में हमारा एक कार्यक्रम जो विकसित भारत यंग लीडरशिप प्रोग्राम होता है, उसमें उन्होंने अपना विज़न भी जारी किया है और हमें युवाओं के लिए जितनी योजनाएं बनाई गई हैं उन पर तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। न केवल विकसित भारत के लिए बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ये दावा है कि हमें पूरे एक स्टेट और यूटी सभी को जो है विकसित की दौड़ में आगे की तरफ लेके आना है। यह देखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो आगामी बजट है उसमें भी हमारी यही योजनाओं पर हम पूरी तरह से फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी युवा आधारित कार्यक्रम हमें करने को दिया जा रहा है उनको उनके मूल गंतव्य तक ले जा सके। सुषमा जी, आपसे समझना चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से इसकी शुरुआत की और तब से लेकर अब तक सुरक्षा की बात करें, संरक्षण की बात करें, सशक्तिकरण की बात करें, किस तरह से देखते हैं तमाम प्रयासों को और आगामी बजट से किस तरह की उम्मीद है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बधाई, आपने महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है, ऐसा लगता है आज की चर्चा से। और ये बात सच है क्योंकि एक राष्ट्र निर्माता हो सकते हैं और एक उनको जन्म देने वाली है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव यह उद्देश्य रहा है कि मातृशक्ति, क्योंकि वो सिर्फ नारी शक्ति नहीं कहते हैं, वह मातृशक्ति है जो वंदनीय है, उस मातृशक्ति को वो केंद्र में लेकर चलते हैं। चाहे वो कॉमनवेल्थ जब हमारी मीटिंग हुई थी और जब भी उन्होंने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात की है, तो अब वो सिर्फ डेवलपमेंट फॉर वुमेन की बात नहीं करते, वो कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, यानी नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हो। तो मैं समझती हूँ फोकस इस बजट का भी वही रहेगा और महिलाओं की अपेक्षा भी उनसे यही है कि उन्हें नेतृत्व के योग्य बनाया जाए। वो एम्पावरमेंट है, वही कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है। लेकिन शिक्षा के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य को जोड़कर चले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर अभी पिछले आप लगभग पूरे वर्ष की बात करें तो लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि महिला का स्वास्थ्य परिवार का स्वास्थ्य है। उसी तरह से जैसे महिला की शिक्षा तो परिवार की शिक्षा। तो जैसे पिछली बार बहुत बड़ा हाइक था महिलाओं के लिए जो बजट रखा गया था, हम समझते हैं इस बार उससे आगे जाएगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार का संपूर्ण स्वास्थ्य और फिर महिलाओं की जो छिपी हुई प्रतिभा है, उनकी जो छिपी हुई शक्ति है, उनकी जो छिपी हुई स्किल्स हैं, उन सब को अवसर देना चाहती है यह सरकार। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो विशेष तौर पर अभी जब भोपाल भी गए थे तो उन्होंने ऐसे ही जोड़ा था कि उद्योग को, स्किल्स को और महिलाओं की विशेष योग्यताओं को, उनमें छिपी हुई प्रतिभा को जो आपके चित्रों में दिखाई दे रही है, उन सब प्रतिभाओं को उभारा जाए। और मैं समझती हूँ कि आने वाला समय जो है वो इसलिए भी भारत का होगा
कि जिस प्रकार से महामारियां आ रही हैं उनमें भोजन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी। और ये केवल भारत की माँ है ना, जो भारत की महिला है, जो जब अपने बच्चों के लिए सोचती है तो भोजन ऐसा बनाती है जो उन्हें सदैव स्वस्थ रखे। कहीं ना कहीं उस प्रतिभा को भी उद्यम से जोड़कर, उद्योग से जोड़कर और उस प्रकार से महिला पर फोकस किया जाए, क्योंकि मिशन पोषण भी उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन सब को जोड़ा जाए, ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसा विकास आने वाले वर्ष में हमारी सरकार महिलाओं के लिए लाएगी। ये मेरी आशा भी है, अपेक्षा भी है और विश्वास भी है। लगभग बिल्कुल इन्हीं आशाओं पर, अपेक्षाओं पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हाँ भाई, मेरा आना पक्का है। मैं 7 तारीख को आ रहा हूँ। बेटा फिर सोच लेते, शहर में जाके नौकरी करोगे, यहाँ तो अपना खेत है। और खेत में है क्या, माल टाइम से मंडी नहीं जा पाता है, सड़क कच्ची है तो कोई गाड़ी वाला आता नहीं है। ये खेती वेती छोड़ दो बाबा, आप मुझसे तो नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ शहर अपने दोस्त के पास। बेटा बाबा अब सड़क बन चुकी है, खेत से सीधा मंडी, और मैं अब यही रहूंगा आपके पास। सड़क ये दोस्त है मेरी, सड़क ये दोस्त है मेरी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश वर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम युवाओं की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का खास फोकस है कि विकसित भारत में जो युवा शक्ति, और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हमारे देश की जो लगभग 2/3 आबादी है, युवा देश हमारा कहलाता है। उसको लेकर किस तरह से, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप रोज़गार लेने वाले नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले बनिए। अगर हम पिछले बजट की बात करते हैं, उससे पहले बजट की बात करते हैं, तो कौशल विकास पर, फिर आधुनिक तकनीकों पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस बार किस तरह से फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स के अवसर, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी अब जो है मुहैया कराए जा रहे हैं, उनके अवसर युवाओं को मुहैया हों? बिल्कुल, देखिए आपने खुद ने कहा है कि हम युवाओं से, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आप रोज़गार के अवसर खुद उनको दीजिए, अपनी तरफ से रोज़गार पैदा करिए और अपने साथी युवाओं को भी उसके अंदर जोड़िए। और यही एक्सपेक्टेशन कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो 2047 का जो विकसित भारत का विज़न दिया गया है, उसमें यही है कि हमारे आज के जो युवा हैं, जो 65% से ज़्यादा हमारा देश युवा है, अगर वो आज अपने आप को इस दौड़ में आगे लेकर के जाते हैं, स्टार्टअप्स में आगे लेकर के आगे आते हैं, तो नो डाउट ये है कि हम 2047 तक का जो विजन है वो हो सकता है उससे पहले भी ले पाएँ। और यही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भी सब युवाओं को अपने संदेश में कही थी। और इसी संदेश के तहत युवाओं को आगे आने के लिए स्टार्टअप्स के जरिए, और उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा था कि हमारा देश ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है जहाँ एक और युवा हमारे ड्रोन बना रहा है, वही दूसरी ओर एक युवा हमारा एंटी ड्रोन भी बना रहा है। तो ये वो हैं जो फील्ड कभी हमारे युवाओं ने पीछे अपनी तरफ से नहीं कार्य किए थे, लेकिन अब हमारे युवा उन सभी फील्ड्स में काम कर रहे हैं। और जो भी बजट से अपेक्षाएं हैं वो ये है कि ये सारी जो योजनाएं जिस पर हम युवाओं से एक्सपेक्टेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह से बढ़ती रहेगी।
सुषमा जी, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो जेंडर बजटिंग जो है वो शब्द अक्सर सामने आता है और उस पर भी खास फोकस किया गया और उसको 8.86% से ज़्यादा बढ़ा दिया गया और तमाम क्षेत्रों में इसका क्या कुछ असर आप बताना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इसका हुआ है? और सबसे बड़ी बात जो है, जो जेंडर डिफरेंस था वो काफ़ी सुधार हुआ है, वो लिंगानुपात में ये सुधार अपने आप में किस तरह से सरकार के फोकस को दिखाता है? जेंडर बजट वह प्रक्रिया बनी जिससे ये माना गया कि महिलाओं के लिए कुछ हिस्सा आवंटित किया जाए और भारत ने भी उसको लिया और जेंडर बजट से ये परिणाम आए हैं कि हर मंत्रालय ये सोचने लगा है कि महिलाओं का इसमें हिस्सा है, महिलाओं की इसमें भागीदारी है और वो धीरे धीरे, जैसा हमने पिछली बार भी देखा, मुझे आशा है इस बार वो प्रतिशत उससे अधिक होगा। अपेक्षा तो कुछ वर्षों के बाद ये होगी कि वो 33% अवश्य पहुँचे और उसके बाद 50% तक पहुँचे और उसके शुभ संकेत मैं ये मानती हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आरंभ किया तो मैं उस जिले की महिला विश्वविद्यालय की ही कुलगुरु रही हूँ जहाँ ये कार्यक्रम आरंभ हुआ और देखा आपने कि किस प्रकार से वहाँ प्रतिशत बढ़ा और प्रतिशत ही नहीं बढ़ा, महिलाओं में एक विश्वास भी आया, महिलाओं में माता के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, हर रूप में ये विश्वास आया कि सरकार हमारे विषय में सोचती है। और जिन 49 मिनिस्ट्रीज़ में अब जेंडर बजट इम्प्लीमेंट किया गया, हर वर्ष वो बढ़ रहा है और वो मुझे लगता है इसके बाद अब और बढ़ेगा। हुनर हाट के माध्यम से, हुनर बढ़ाने के माध्यम से, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने के माध्यम से, उनके प्रति एक सिर्फ अपराध रोकना नहीं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव विकसित करने की जो हमारी राष्ट्रीय परंपरा भी रही है, सांस्कृतिक परंपरा भी रही है, उसको माननीय प्रधानमंत्री बार बार याद दिलाते हैं। क्योंकि जो कुटुंब प्रबोधन की वो बात करते हैं, स्वदेशी की जो वो बात करते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक महिलाओं तक उद्यम पहुँचे। और सबसे सुखद इसमें ये बात है कि आप किसी भी बैंक अधिकारी से बात कीजिए, वो कहते हैं कि यदि महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वो पैसा कहीं गया नहीं, वो पैसा लौट कर अवश्य आएगा। ये ट्रस्ट और विश्वास है और महिलाओं में जब विश्वास बढ़ेगा तो मैं मानती हूँ कि उससे स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और धीरे धीरे भागीदारी बढ़ेगी। जैसे अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो जब हमने 33% आरक्षण उनके लिए लोएस्ट लेवल पे किया था, पंचायतों में किया था, मुझे लगता है एक चुनाव ही लगा कि वो 50% पहुँच गया, क्योंकि जहाँ महिला प्रतिनिधि थी उसको कोई बदलना नहीं चाहता था अगर वो अच्छा काम की थी और वो ज़्यादातर अच्छा काम की। ऐसा लगता है कि जब मातृवंदन अधिनियम भी आएगा और महिलाओं को राष्ट्र के में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा तो इस राष्ट्र का स्वरूप और बदलेगा। अब तो मुझे लगता है कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे वो चंद्रयान हो और चाहे वो वित्त मंत्री हो और रक्षा मंत्री हो, पहले ये बचे हुए थे सब महिलाओं की पहुंच से, वहाँ भी महिला पहुंची है। तो सरकार का ध्येय एकदम स्पष्ट है कि जो हमारे मनुस्मृति में कहा है, वैसे तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, दूसरा पक्ष भी उसका उतना ही महत्वपूर्ण है, यत्र तेना पूज्यते विफला तत्र सर्वा क्रिया, वहाँ जो भी करें आप वो विफल हो जाता है। और हम बहुत सारे ऐसे दृष्टांत दे भी सकते हैं। तो ऐसा लगता है उसी भाव को ध्यान में रखते हुए यह बजट भी एक महिला वित्त मंत्री बना रही हैं और एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के संरक्षण में बन रहा है जिनके ध्यान में इस राष्ट्र की महिला है, इस राष्ट्र की माता है, इस राष्ट्र की बेटी है। तो यह बजट अवश्य ही उनके लिए बहुत सारे नवाचारों की संभावना लेकर आएगा, ऐसा मुझे अनुमान भी है और विश्वास भी है। बिल्कुल, इन्हीं विश्वास से भरी जो उम्मीदें हैं इन पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। बने रहिए टीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ।
तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम स्किलिंग की बात करते हैं, युवाओं को सक्षम करने की बात करते हैं और तमाम पूरे भारत में बात करते हैं, हर क्षेत्र के युवाओं को प्रतिभा के अनुसार जो है वो मंच मिले, तो तमाम तरह की योजनाएं भी सरकार की आई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PM सेतु योजना और इसके साथ ही बहुत सारे स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो इनके आधुनिकीकरण के लिए क्या कुछ फोकस किया जाएगा, किस तरह से आगे बढ़ाने पर इन्हें जोर दिया जाएगा और इसका लाभ जो है वो Tier 2, Tier 3 और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी पहुंचे? बिल्कुल, देखिए विकसित भारत का जो कंसेप्ट है वो केवल अपनी जो Tier 1 जो सिटीज़ है केवल वहाँ से नहीं हो सकता है। उसे जब तक नीचे तक नहीं, धरातल तक लिया जाएगा तब तक वो नहीं पूरा हो सकता है। और ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने वक्तव्य में बताई है। और जो आत्मनिर्भर भारत की बात आ रही है वो इसी संकल्पना के साथ में है कि जो भी प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री जी ने जारी किए हैं उन सभी प्रोग्राम्स में जब तक रूरल बेल्ट से हर एक युवा इसके साथ में जुड़ कर के अपने आप को इस संयम के साथ में आगे ना बढ़ा ले कि पूरा देश के साथ उसे भी विकसित की दिशा में बढ़ जाना है, तब तक ये योजनाएं इसी रूप में आगे बढ़ती रहेगी। और ये आवंटन भी हम मानते हैं कि ये आगामी वर्षों में भी इसी प्रकार बढ़ेगा। और स्किलिंग जो है, आप देख रही हैं कि युवाओं की, जो भारतीय युवा हैं, उनकी स्किलिंग के बाद में विभिन्न देशों में भी आज डिमांड बढ़ रही है। अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कहा भी था। तो बेसिकली चाहे वो जर्मनी से हो या कहीं से भी हो, अभी जो बीच में हुई है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ से डिमांड उतनी ही रोजगार की बढ़ रही है। सभी युवाओं से जो ये विभिन्न स्किलीकरण जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं उसका तात्पर्य यही है कि वो इनसे जुड़े, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और जहां रोजगार के अवसर हैं वहां से जुड़ करके अपने देश की उन्नति में अपना योगदान दे, विकसित भारत बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे। बिल्कुल सुषमा जी, छोटा सा सवाल आपसे कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका क्या कुछ असर देखती हैं? ड्रोन दीदी हैं, लखपति दीदी हैं, इसके अलावा तमाम तरह की पंचायतों में जो महिलाएं हैं उनको सक्षम किया गया है और सुरक्षा और संरक्षा को लेकर भी जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया गया, वो जो प्रोविजंस हैं वो कितने महत्वपूर्ण साबित हुए और कितनी उम्मीदें उससे बढ़ जाती हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, क्योंकि सुरक्षा, संरक्षण और प्रोत्साहन, ये तीन ही चीज़ें चाहिए और ये मिलती हैं तो महिला क्या नहीं कर सकती, हम ये देख सकते हैं। और जो अभी तक हमारी सरकार ने और प्रशासन ने महिलाओं को, विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं को, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रही हैं और वो इस देश का सबसे बड़ा सेक्टर है, वहाँ सुविधाएं नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, तो वहाँ सुविधाएं और सुरक्षा पहुँचेंगी तो जो अभी तक छिपी हुई हमारी प्रतिभा थी और छिपा हुआ पैसा भी है, क्योंकि वहाँ वह भी है, वो दोनों निकल कर आएंगे। और मैं समझती हूँ जो GDP अभी हमारी बहुत अच्छी दिख रही है उसमें तो इजाफा होगा ही होगा। साथ ही कृषि के क्षेत्र में जो सुधार चाहिए, जिनसे महिलाओं के जीवन में भी परिवर्तन आएगा और उनकी आय में भी परिवर्तन आएगा, वो भी हो पाएगा। इसलिए बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि कृषि की तरफ ध्यान जा रहा है सरकार का और उस कृषि में भी महिलाओं को प्रतिभागी बनाने का, उनको नेतृत्व देने का, क्योंकि पंचायत में भी जो नेतृत्व उन्हें दिया जा रहा है तो ये पता चल रहा है कि गांव में किसकी आवश्यकता है। एक तरफ कृषि के क्षेत्र में ऋण मिलेंगे, दूसरी तरफ उसको उद्यम से जोड़ा जाएगा, तीसरी तरफ लोन की सुविधा जो महिलाओं को विशेष तौर पर दी जा रही है वो होगी, उनके नाम घर होंगे, उनके नाम संपत्ति होंगी, उनके नाम खेत होंगे और अवश्य ही उत्पादन बढ़ेगा। एक बड़ा विजन है और स्वर्णिम भविष्य होगा। बिल्कुल स्वर्णिम भविष्य की उम्मीदें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं जिस तरह के कदम उठाए गए हैं। सुषमा जी आपका, रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो महिला और युवा विकसित भारत के महत्वपूर्ण कारक बने, इसके लिए लगातार कदम उठाए गए हैं और बजट पर भी सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि किस तरह से इन्हें और मजबूत बनाया जाता है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।